प्रणाम मित्रों, आप सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम। आपका जीवन मंगलमय बीते। हम इसी कड़ी में अब जैसे बृहस्पति के फलों की चर्चा की थी, बृहस्पति का द्वादश भाव तक फल का विवेचन किया था। आज मैं शुक्र ग्रह से संबंधित द्वादश भाव तक, प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक शुक्र का क्या फल रहता है, इसकी विवेचना आप लोगों के सामने रखूंगा। और इस इस तरीके से रखूंगा कि आप लोगों को, एक साधारण व्यक्ति को भी जिसको ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, वो भी समझ सके और अपने जीवन में अपनी कुंडली को देख के फलों का विवेचन कर सके कि मेरा शुक्र इस स्थान पर है तो मेरे जीवन में क्या फल घटित होंगे, और सत्य और असत्य की परख कर सके। क्या ये ज्योतिष जो है ये सत्य की कसौटी पर कहीं खरा भी उतरता है? ये सारी बातें मैं आप लोगों के सामने, ज्योतिष को जो मैं विवेचना कर रहा हूँ उसका उद्देश्य मात्र ये है कि एक साधारण व्यक्ति भी, एक आम व्यक्ति भी ज्योतिष के छोटे छोटे पहलुओं को समझ सके। बाकी ज्योतिष तो अनंत है, ज्योतिष की शाखाएं अनंत हैं। नक्षत्र, फिर उसके बाद राशि स्वामी, जिस राशि के ऊपर ग्रह बैठा हुआ है उसका अधिपति कहाँ पर बैठा हुआ, ये सब बहुत सारी बातें हैं। अगर ज्योतिष का सटीक फलादेश करना हो, गोचर का भी आधार लेना पड़ता है, बहुत सारी बातें हैं। पर आम तौर पर, मोटे तौर पर एक साधारण व्यक्ति भी ज्योतिष को समझ सके और इन पहलुओं की जांच कर सके कि क्या जीवन में ये चीज़ें मेरे जीवन में घटित हो रही हैं या नहीं। तो एक आम व्यक्ति के लिए मेरी तरफ से ये छोटा सा प्रयास है कि आम व्यक्ति ज्योतिष को समझ सके। तो बाकायदा मैं एक छोटे से बोर्ड के ऊपर आप लोगों के सामने ये बताऊंगा भी कि कहाँ पर किस ग्रह की क्या स्थिति। जैसे आज शुक्र का द्वादश भाव तक मैं फल का विवेचन करूंगा, तो ये मैं लिख के लाया भी हूँ आज। तो आपने देखना है कि शुक्र आपका, आज मैंने प्रथम भाव से लेके फोर्थ भाव तक, चौथे हाउस तक शुक्र के फलों की विवेचना करनी है। तो मैं अब आपके सामने, जैसे यदि आपके शुक्रदेव कुंडली में, ये कुंडली का प्रथम भाव माना जाता है, ये सेकंड भाव, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11, 12, ये 12 भाव जो हैं ये माने जाते हैं लगन कुंडली के। तो ये इसमें संख्या, जैसे यहाँ पे मैंने एक लिखा हुआ है, ये तो मैंने कालपुरुष की कुंडली बनाई हुई है। आपके यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। 2 ही तो वृक्ष लगन हुआ। पर ये भाव जो है, ये प्रथम भाव ही रहेगा, ये सेकंड भाव रहेगा, ये थर्ड। संख्या यहाँ पे कोई भी हो सकती है। तो आपने यहाँ से करना है 1 2 3 4। तो ये अब अगर सपोज करो आपका शुक्र इस भाव के ऊपर है, अगर आपका शुक्र इस भाव के ऊपर हुआ तो शुक्र को मात्र एक दृष्टि प्राप्त है। शुक्र की दृष्टि मानी जाती है 7वीं। शुक्र यहाँ से 7वें भाव को देखेगा। जब भी लग्न में शुक्र हुआ, अब मैं आपके सामने फल रखूंगा कैसे। जब भी लगन के प्रथम भाव में आपका शुक्र होगा तो एक तो ये व्यक्ति को काफ़ी अट्रैक्टिव बना देगा। ऐसा व्यक्ति या स्त्री काफ़ी सुंदर होते हैं, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, और काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। ऐसे अगर पुरुष हैं तो वो स्त्रियों में बहुत जल्दी घुल मिल जाएंगे और स्त्रियों के प्रिय बन जाएंगे। जब ये लगन में शुक्र होगा तो व्यक्ति के ऊपर अगर कहीं पर, इसके ऊपर कहीं पर पाप प्रभाव आ गया तो व्यक्ति कई बार ऐसे अंधविश्वासी और भ्रम में भी जीते देखे गए हैं। ऐसा व्यक्ति 7th हाउस को देखेगा तो काफ़ी हद, क्योंकि ये विवाहित जीवन का कारक भी है, तो ऐसा व्यक्ति जो है विवाहित जीवन बहुत उसका सुंदर माना जा सकता है अगर सप्तम भाव का अधिपति भी कहीं पर बलवान हुआ और शुक्र भी बलवान हुआ। अब जैसे शुक्र यहाँ पे कन्या राशि का नीच का होकर बैठ गया या पाप प्रभाव हुआ, तब तो फिर बात अलग हो जाएगी। पर अगर बलि शुक्र सप्तम भाव को देखेगा तो काफ़ी हद तक विवाहित जीवन को बचाएगा और विवाहित जीवन में सुखों में सुखों में बढ़ोतरी करेगा।
और ऐसा व्यक्ति फिल्म जगत, फिल्मी लाइन या ऐसा योग, अब जैसे कि अभिनेत्रियों की कुंडली में देखा जाता है कि प्रथम भाव में उनके शुक्र देखा जाता है, क्योंकि शुक्र प्रथम भाव में बैठ के इंसान को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाता है, काफ़ी सुंदर बनाता है। और ऐसा व्यक्ति कला कौशल आर्ट की तरफ, ऐसे व्यक्ति का झुकाव कला कौशल और आर्ट की तरफ ही रहता है। कलयुग में जितना शुक्र का प्रभाव है, अब मेरी बात को बुरा मत मानना, अगर आध्यात्मिक पक्ष को देखा जाए तो शुक्र जो है आध्यात्मिक पक्ष को भी बढ़ाता है, आर्ट को भी बढ़ाता है। जैसे बॉलीवुड में, फिल्म इंडस्ट्री में जो भी जितना भी है तो उनका शुक्र प्रभावी होता है, क्योंकि ये कला के देवता माने जाते हैं। और ये जैसे राक्षसों के गुरु हैं, तो इनके पास बड़ा कला कौशल है। ये मतलब विद्वान भी हैं, आध्यात्मिक भी हैं, और साथ में कला कौशल के देवता भी हैं। तो अगर शुक्र लगन में आ गए तो ये कला कौशल को ऐसा व्यक्ति के अंदर आर्टिस्ट होगा। ऐसा व्यक्ति किसी भी कला में माहिर हो सकता है, किसी भी कला में, चाहे वो अपना गायन का क्षेत्र है, चाहे वो अभिनय है, चाहे वो कोई भी ऐसा क्षेत्र है जो कला से रिलेटेड है। गायिका का क्षेत्र है, अगर सेकंड हाउस के साथ युति बन जाए और सेकंड हाउस का स्वामी भी कहीं बली है, तो ऐसा व्यक्ति गायन के क्षेत्र में चले जाए तो कोई बहुत बड़ी हैरानी वाली बात नहीं होती। और ऐसा व्यक्ति, थोड़ा सा व्यक्ति, ये अगर यहाँ पे शुक्र के ऊपर जरा भी पाप प्रभाव हुआ तो ऐसा व्यक्ति भ्रमित रहेगा, और कहीं पर थोड़ा बहुत अंधविश्वासी वाली प्रवृत्ति भी ऐसे व्यक्ति के अंदर आ जाती है। पर ऑलमोस्ट ऐसे व्यक्ति अट्रैक्टिव होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, और सुंदर होंगे देखने में। इसके बाद मैं बात करूंगा सेकंड हाउस के ऊपर। अगर शुक्र आपका आ जाता है, अब सेकंड हाउस कहाँ पर है ये मैं आपको बताता हूँ, जिससे एक साधारण व्यक्ति को, मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि एक साधारण व्यक्ति भी ज्योतिष को समझ सके। बाकी ये ज्योतिष मैंने सिखाने का काम करना, तो यूट्यूब के ऊपर भी मेरा चैनल है, वहाँ पे भी मैं इस चीज़ को काफ़ी हद तक रख सकता हूँ, विचारों को। पर मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि आप साधारण लोग भी इसको समझे, और यूट्यूब के ऊपर भी मैं इसको प्रयास करूँगा। अब सेकंड हाउस के ऊपर आपके जो शुक्र आ गई, ये सेकंड हाउस आ गया आपका। सेकंड हाउस से इनकी दृष्टि पड़ेगी ये 8वें हाउस के ऊपर। ये सेकंड हाउस में आ गया शुक्र। अब सेकंड हाउस में इसके फलों का विवेचन मैं आपके सामने रखूंगा। जब सेकंड हाउस के ऊपर शुक्र होंगे तो एक तो ये अचल संपत्ति को भी दर्शाते हैं, बली शुक्र यहाँ पे अचल संपत्ति देंगे। और ऐसे व्यक्तियों का बहुत बड़ा मकान अगर शुक्र बली हुए, इसमें बहुत सारी बातें। अब कोई ऐसे एक शुक्र को देख के फिर कोई व्हाट्सएप के ऊपर मेरे को मैसेज करता है मेरा शुक्र सेकंड हाउस में है और मेरा कोई मकान वगैरह, तो फिर इसमें बहुत सारी बातें देखी जाएंगी। द्वितीय कैसा है, द्वितीय की क्या स्थिति है, क्या द्वितीय से ये शुक्र है, क्या शुक्र बलवान है, तो ये बहुत सारी, पर मोटे तौर के ऊपर हम जो एक ज्योतिष है उसके आधार पर मैं आपको ये बता रहा हूँ। बाकी तो फिर डिटेल में तो ये एक विद्वान आदमी के लिए ये प्रोग्राम नहीं है, ये साधारण व्यक्ति के लिए ये प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है। तो सेकंड हाउस में जब शुक्र होगा तो एक तो ऐसा व्यक्ति, अब सेकंड हाउस में बैठे हुए शुक्र की जो दृष्टि पड़ेगी वो 8th हाउस के ऊपर पड़ेगी। 8th हाउस जो है ये कहीं पर फिर, अगर ऐसा शुक्र कहीं पर भी जरा सा भी पाप प्रभाव हुआ, माना शनि की दृष्टि हुई, ये जरा भी पाप पीड़ित हुआ, बृहस्पति की दृष्टि नहीं हुई, तो ऐसा व्यक्ति फिर थोड़ा सा भटकाव वाली या काम प्रवृत्ति का हो जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति को अपना चाल चलन और अपना वो व्यवहार देखकर चलना चाहिए, और किसी गलत संगति में नहीं पड़ना चाहिए। ऐसे शुक्र को गलत संगति अचानक मिलेगी। अब ऐसा शुक्र सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, उसके ऊपर पाप प्रभाव है, और साथ में कहीं पर बेस्थान में कोई ऐसा पीड़ित करने वाला ग्रह बैठ जाए, तो फिर ऐसे व्यक्ति को गलत संगति मिलने के आसार हो जाते हैं। तो संगति का विशेष ध्यान रखना है इसमें, सेकंड हाउस में जब शुक्र बैठ जाए। बाकी ये धन पक्ष को प्रबल करेगा। अब सेकंड हाउस में बैठा हुआ शुक्र कहीं पर भाग्येश भी है, तो फिर भाग्य ये 52 ईयर्स के बाद उदय करता है, थोड़ा सा भाग्य उदय में देरी करता है शुक्र, पर भौतिक सुखों का कारक शुक्र को माना गया। तो सेकंड हाउस में बैठा हुआ शुक्र काफ़ी हद तक जो है बड़े भूमि मकान वगैरह भी ये बनाता है, और धन की स्थिति को बड़ा बेहतर करता है। और कार्य के क्षेत्र में जो आपका जितना भी ये अपना फिल्मी जगत आ गया, बॉलीवुड आ गया, कला का क्षेत्र आ गया, गायन का क्षेत्र आ गया, मीडिया आ गया, जितना भी आपका आ गया, समाचार आ गए, तो उसमें शुक्र, उसमें तो चलो शुक्र और राहु को भी देखा जाता है, पर ये शुक्र के अंतर्गत ही आता है। तो ऐसा अगर बली शुक्र है तो इन क्षेत्रों में, हाँ, सेकंड हाउस में बैठा हुआ शुक्र गायन के क्षेत्र में काफ़ी, मैं ऐसे लोगों को, जो मेरे कई मित्र भी हैं, तो उनको, जैसे कई लोगों को गाने का बड़ा शौक होता है, तो ऐसे में कहीं पर ऐसे लोगों को अगर उनको मौका ना मिले तो भी वो गाते हुए देखे गए हैं। ये बचपन में, वो स्कूल टाइम में उन्होंने, क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो बचपन का भी है, तो स्कूल में ऐसे बच्चे
गाते हुए देखे गए हैं जिनके सेकंड हाउस में शुक्र होता है, या ऐसे लोगों को गायन में बड़ा इंटरेस्ट होता है, गायन के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति बड़ा रुझान जिनके सेकंड हाउस में शुक्र होगा। और अचल संपत्ति को दर्शाता है, ये बड़े मकान को भी दर्शाता है सेकंड हाउस में बैठा हुआ शुक्र। पर यहाँ पे बैठे हुए शुक्र में बस एक ही कमी है कि इसकी दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर पड़ती है, और अष्टम भाव के ऊपर दृष्टि पड़ने से कहीं पर विचारों को ये भ्रमित करता है और अंधविश्वासी बनाता है। पीड़ित हुआ तो फिर ये अंधविश्वासी बनाएगा, और पीड़ित हुआ तो साथ में ऐसा व्यक्ति कहीं पर जाके गलत संगति में फंस जाए तो फंस सकता है ऐसा व्यक्ति। तो संगति का विशेष ध्यान रखना चाहिए, तो कहीं पर बृहस्पति को बलि करना चाहिए। इसके बाद मैं थर्ड हाउस के ऊपर जो शुक्र है उसकी मैं आपके लोगों के सामने, अब जैसे ये आपके थर्ड हाउस, ये आ गया आपका थर्ड हाउस, यहाँ पे शुक्र बैठा हुआ है, तो यहाँ पे ये भाग्य भाव को देखेंगे, यहाँ पे ये भाग्य भाव को देखेंगे ऐसे शुक्र नाइन्थ हाउस को तीसरे में बैठ के, क्योंकि इनकी मात्र 7वीं दृष्टि होती है। तो जब भी थर्ड हाउस में बैठे हुए शुक्र 7वें भाग्य भाव को देखेंगे तो कहीं पर भाग्य में वृद्धि करने वाले होंगे, भाग्य में वृद्धि करने वाले होंगे। और आर्ट कला का क्षेत्र जितना भी है ये शुक्र के अधीन आता है। तो बलवान शुक्र अगर तीसरे भाव में बैठ जाएगा तो एक तो लोगों के साथ संबंध काफ़ी ऐसे व्यक्ति के मधुर देखे गए हैं, मधुर संबंध वाला होगा, व्यवहार कुशल होगा, व्यवहार में बहुत चतुर होगा। और साथ में भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि होगी तो ऐसा व्यक्ति एक फिल्मी लाइन में जो जितने भी ये डायरेक्टर वगैरह होते हैं, प्रोड्यूसर वगैरह होते हैं, तो उनके तीसरे भाव, क्योंकि पराक्रम किस क्षेत्र में करेगा, कला के क्षेत्र में। तो प्रोड्यूसर डायरेक्टर जितने भी आते हैं वो इसमें थर्ड हाउस में उनके शुक्र, अगर आप कुंडलियों का विवेचन करें तो ऑलमोस्ट आप शुक्र का प्रभाव देखेंगे। भाग्य स्थान के ऊपर दृष्टि होगी तो कहीं पर अगर यहाँ पे शुक्र की राशि हुई तो फिर भाग्य में थोड़ी सी शुक्र का जो भाग्योदय काल होता है, वैसे शुक्र भौतिक सुखों के कारक हैं। अगर कलयुग में आपने भौतिक सुखों का भोक्ता बनना है, कलयुग में अगर आपने भौतिक सुख प्राप्त करने हैं तो इसमें शुक्र और कहीं पर राहु का भी सहयोग लेना पड़ता है। अगर राजनीति का क्षेत्र है तो शुक्र का तो लेना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र मास के कारक भी माने जाते हैं, जनता के कारक, क्योंकि फोर्थ हाउस में ये दिग्बली हो जाते हैं। पर साथ में आपको राहु का भी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप बृहस्पति का बल लेंगे, सपोज करो राजनीति का क्षेत्र हमारे पास कोई व्यक्ति आता है कि मेरा राजनीति का क्षेत्र कैसा रहेगा, तो उसमें एक बृहस्पति का, क्योंकि आजकल के टाइम में जो है जितना शुक्र का और राहु का महत्व है, बृहस्पति अब आज के टाइम में तो बृहस्पति वाला जातक चल नहीं सकता, क्योंकि सत्य वक्ता होगा, जीवन में छल कपट से दूर होगा ऐसे व्यक्ति, तो फिर राजनीति में तो ऐसा व्यक्ति नहीं चल पाएगा। तो ऐसे में शुक्र और राहु के बल को देखा जाता है। अगर राहु, क्योंकि राहु जो है वो फ्लेक्सिबल ग्रह है, वो अपनी बात से पलट भी जाएगा और बात के ऊपर आ भी जाएगा। तो इसमें तीसरे भाव में जो शुक्र बैठा हुआ, कहीं पर ये प्रोड्यूसर फिल्मी जगत में या कहीं पर पराक्रम मीडिया के क्षेत्र में कहीं ना कहीं पर ये पराक्रम करवा के इंसान को, व्यक्ति को सफलता प्रदान करता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं, तो ये आपके फोर्थ हाउस में बैठे हुए शुक्र आ गए। तो अगर आप फोर्थ हाउस में बैठे हुए शुक्र को देखें तो इनकी दृष्टि जो है दसम भाव के ऊपर पड़ेगी, क्योंकि शुक्र के पास मात्र एक दृष्टि है। ये मैं जो प्रोग्राम है ये कोई मैं विद्वान और ज्योतिष में जो पारंगत लोग हैं उनके लिए नहीं बना रहा हूँ। ये प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ एक आम व्यक्ति के लिए, कि अपनी कुंडली को खुद देख सके और कुंडली का विवेचन कर सके, और मोटे तौर के ऊपर कोई उसको बेवकूफ़ ना बना सके, उसको पता चल सके कि कौन सा ग्रह कहाँ पे बैठ के कौन सा फल देता है। ऐसा ना हो कि वो कहीं कोई झांसे में आ जाए। तो यहाँ पे अगर आपका शुक्र फोर्थ हाउस में है और 10th हाउस को देखता है, तो ऐसे में जब शुक्र फोर्थ हाउस में बैठ के, शुक्र के पास मात्र एक दृष्टि होती है, तो शुक्र फोर्थ हाउस में बैठेंगे तो एक तो ये भूमि, भवन, मकान, वाहन और माता का कारक भाव माना जाता है। तो यहाँ फोर्थ हाउस में अगर बलि शुक्र बैठ जाए, बलवान होकर बैठ जाए, तो फिर माता के सुखों में ये वृद्धि कर देगा। माता की तरफ से ऐसे चंद्रमा भी कहीं पर कुंडली में बलवान अवस्था में बैठा हुआ है, चंद्रमा का बल भी देखना पड़ेगा, तो माता के सुखों में बढ़ोतरी हो जाएगी। ऐसा व्यक्ति माता का प्रिय होगा। और भूमि, भवन, मकान के सुख बहुतायत मात्रा में मिलेंगे, एक से अधिक होंगे। कहीं पर शनि का सहयोग भी मिलेगा तो एक से अधिक सुखों का ऐसा व्यक्ति भोगता होगा। पर यहाँ पे अगर सपोज करो शुक्र के ऊपर कहीं पर शनि की दृष्टि आ गई तो इसको हम बोलते हैं राजयोग का भंग हुआ। राजयोग का भंग कैसे होता है? अगर यहाँ पे शुक्र बैठा हुआ है और बलवान अवस्था में बैठा हुआ और कहीं पर शनि की दृष्टि आ गई और
शनि की दृष्टि जब भी शुक्र के ऊपर होगी तो व्यक्ति जीवन में चाहे वो अपना कितना भी अपना पक्ष रखे, पर जीवन में एक बार उसके जीवन में भटकाव आएगा। काम प्रवृत्ति ऐसा शुक्र व्यक्ति को प्रदान करेगा, कहीं पर ऐसा व्यक्ति गलत हो सकता है जीवन में। तो अगर राजयोग का भंग तब होगा यदि शुक्र के ऊपर कहीं पर शनि की दृष्टि हुई और व्यक्ति अपने मार्ग से भटक गया, तो फिर ये व्यक्ति को एक व्यक्ति मान सम्मान प्रतिष्ठित स्थान पर होगा, उस स्थान से व्यक्ति को गिरा देगा और जमीन पर ला देगा। तो ऐसे में व्यक्ति को वो सुख प्राप्त नहीं हो पाएंगे जो व्यक्ति को प्राप्त होने चाहिए। तो ये मैंने आपको जो अब आपके सामने एक एक भाव का मैं थोड़ा सा फिर शुरू से लेके, जैसे शुक्र लग्न में होंगे तो व्यक्ति को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाएंगे, काफ़ी सुंदर बनाएंगे। प्रथम भाव में बैठे होंगे, सप्तम भाव को देखेंगे तो मैरिड लाइफ ऐसे व्यक्ति की काफ़ी अच्छी देखी गई है। सेवंथ हाउस का स्वामी भी बलवान हुआ तो तब तो मैरिड लाइफ ऐसे व्यक्ति की बहुत सुंदर देखी गई है। और ऐसे व्यक्ति अट्रैक्टिव होंगे। स्त्री होगी तो स्त्री भी काफ़ी सुंदर होगी, पुरुष होगा तो पुरुष भी काफ़ी सुंदर होगा। और अगर यहाँ पे पाप प्रभाव हुआ तो फिर कहीं पर व्यक्ति को कामुक प्रवृत्ति प्रदान कर देंगे और गलत रास्ते के ऊपर ऐसे शुक्र ले जाएंगे। सेकंड हाउस के ऊपर शुक्र हुआ तो कहीं पर अचल संपत्ति देंगे। अचल संपत्ति का, क्योंकि सेकंड हाउस से अचल संपत्ति भी देखी जाती है, गायन का क्षेत्र भी देखा जाता है। शुक्र जो है अगर सेकंड हाउस में बैठ जाए तो गायन प्रवृत्ति की तरफ ऐसे व्यक्ति का बड़ा झुकाव होगा। धान का क्षेत्र बहुत अच्छा होगा। भूमि भवन मकान और एक अच्छा सुंदर मकान ऐसे व्यक्ति का हो तो कोई बड़ी हैरानी वाली बात नहीं है। पर यहाँ पे बैठे हुए शुक्र के ऊपर अगर जरा भी पाप प्रभाव आया तो उसकी 8th हाउस के ऊपर दृष्टि होती है। 8th हाउस के ऊपर दृष्टि होने से ऐसे व्यक्ति को जीवन में भटकाव भी आता है, कामुक प्रवृत्ति प्रदान कर सकता है, गलत मार्ग के ऊपर ऐसा व्यक्ति जा सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को गलत मार्ग संगति के ऊपर विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर शुक्र के ऊपर जरा भी पाप प्रभाव हुआ, शुक्र के ऊपर पाप प्रभाव हुआ तो ऐसा व्यक्ति 100% गलत रास्ते के ऊपर जीवन में उसको भटकाव आता है और गलत रास्ते के ऊपर जाता है। और छोटी आयु में भी कई बारी जो है वो भौतिक सुखों को भोगने की ऐसे व्यक्ति के अंदर प्रवृत्ति आ जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को जो सेकंड हाउस में शुक्र है और उसकी दृष्टि 8th हाउस के ऊपर है तो वो सोच समझ के अपना जो संगति का चुनाव है बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। और ऐसे व्यक्ति को 12वें भाव में भी कोई ऐसा ग्रह हुआ, जैसे सपोज करो अब तथ्यों को छुपाने वाले जो ग्रह आ जाते हैं वो राहु वगैरह आ जाते हैं, अगर सपोज करो ऐसा कोई ग्रह हुआ 12वें भाव में तो फिर ये ऐसा व्यक्ति कहीं पर झूठ भी बोलता है और सत्य को छुपाता भी है और गलत संगति की तरफ जाता भी है। तो ऐसे में अगर शुक्र सेकंड हाउस में हुआ तो गलत संगति से ऐसे व्यक्ति को बचना चाहिए, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। तो पर यहाँ पे अगर शुक्र बली हुआ तो फिर अचल संपत्ति को भी बढ़ाएगा, गायन के क्षेत्र में कुशलता देगा। बचपन में ऐसा व्यक्ति गायन के क्षेत्र की तरफ जाता है तो ऐसे में शुक्र यहाँ पे काफ़ी अच्छे माने जाते हैं सेकंड हाउस में। यहाँ पे शुक्र थर्ड हाउस में हुआ तो फिर ये पराक्रम करवाएगा। कहाँ पे करवाएगा? कला के क्षेत्र में करवाएगा। तो व्यवहार कुशल भी होगा। तीसरा स्थान पड़ोसियों को भी आ गया तो कहीं पर ऐसे व्यक्ति बड़े मधुर देखेंगे, बड़ा मधुर व्यवहार ऐसे लोगों का देखा गया है। तो ऐसा व्यक्ति अब डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो लोग बनते हैं उनके तीसरे भाव में अक्सर शुक्र, यहाँ पर कई बार राहु का प्रभाव भी देखना पड़ता है। तो मेन जो है शुक्र का प्रभाव जो है मीडिया के क्षेत्र हो गया आपका, या कला का क्षेत्र हो गया, बॉलीवुड हो गया, गायन का क्षेत्र हो गया, एक्टिंग हो गई, जितना भी ये क्षेत्र आता है शुक्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे पराक्रम कहाँ पे करवाएंगे? कहीं पर प्रोड्यूसर डायरेक्टर वगैरह फिल्म जगत में बना देते हैं। अब जब प्रथम भाव में शुक्र हुआ तो ऐसे अभिनेत्रियाँ काफ़ी मतलब जो अभिनेत्रियों में अगर आप देखेंगे तो शुक्र का प्रभाव लग्न के ऊपर जरूर होगा, तो काफ़ी सुंदर बनाते हैं। अब ये तीसरे भाव की चर्चा हो गई। यहाँ पे शुक्र जो बैठते हैं तो कई बार ये भाग्य स्थान के ऊपर सपोज करो यहाँ पे शुक्र की अपनी राशि हो गई, तुला राशि हो गई, वृक्ष राशि हो गई। अब आपको मैं राशियों का डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कोई ग्रह अपनी राशि को कैसे देखता है। तो सपोज करो ये अगर सपोज करो यहाँ पे शुक्र की या कोई ऐसी राशि हो गई तो फिर शुक्र कई बार ऐसे भी कहते हैं कि 25 साल में शुक्र भाग्योदय कराते हैं, पर मैंने देखा है ये भाग्योदय में काफ़ी देरी करते हैं। 48 साल के बाद ही यानी कि 52 ईयर की एज में ही भाग्य स्थान के ऊपर इनका प्रभाव हुआ, या भाग्य स्थान में इनकी राशि हुई है, भाग्य स्थान में खुद बैठे हुए, तो फिर ये शुक्र जो हैं वो भाग्योदय में थोड़ी सी देरी करेंगे। पर इसमें बहुत सारी चीज़ें भी देखी जाती हैं कि एक बार शुक्र अगर सपोज करो मिथुन राशि में बैठे हुए हैं तो फिर ये
भाग्योदय एक बार 32 साल की उम्र में कर देंगे, एक बार फिर 52 साल की उम्र में, ऐसा भी दो दो बार भी भाग्योदय जीवन में, यानी कि भाग्योदय का मतलब है इंसान को जीवन में मौका प्राप्त हुआ कुछ करने का, फिर वो उस भाग्य एवरेजी को अपने पराक्रम से बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है। पराक्रम तो व्यक्ति को करना ही पड़ेगा। इसके बाद शुक्र की फोर्थ हाउस के ऊपर अगर प्रभाव होगा शुक्र का, तो भूमि भ्रमण मकान के सुख बहुतायात मात्रा में ऐसे व्यक्ति को शुक्र प्रदान करेगा अगर बलि शुक्र हुआ तो। और ऐसे व्यक्ति को अगर चंद्रमा भी बलवान हुआ तो माता के सुखों में काफ़ी, माता के सुख ऐसे व्यक्ति को बहुतायात मात्रा में प्राप्त होंगे। और ऐसे व्यक्ति के एक से अधिक संपत्ति ऐसे व्यक्ति की देखी गई है, एक एक जगह पर भी मकान होगा, दूसरी जगह पर भी होगा, तीसरी जगह पर भी होगा। और वाहन भी ऐसे व्यक्ति के भिन्न भिन्न प्रकार के वाहन हो सकते हैं। तो फोर्थ हाउस में बैठे हुए शुक्र का इस तरह से प्रभाव होता है। अब ये तो मैंने आपके सामने एक मोटे तौर पर शुक्र के फलों का विवेचना की। अगर आप अपनी कुंडली में देखें, अगर कुंडली में कहीं पर सेकंड हाउस में शुक्र बैठा हुआ है, सपोज करो आपकी बच्चों की कुंडली में सेकंड हाउस में शुक्र बैठा हुआ है, पाप प्रभाव आ गया, या लगन में शुक्र बैठा हुआ है, पाप प्रभाव आ गया, तो आप क्या करेंगे? संगति का विशेष ध्यान रखेंगे। यहाँ पे संगति का बिगड़ने का केवल योग बनते हैं। अब बृहस्पति की दृष्टि नहीं हुई लगन के ऊपर, सेकंड हाउस के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि नहीं हुई, तो फिर इसमें संगति बिगड़ने के काफ़ी आसार बनेंगे और व्यक्ति गलत रास्ते के ऊपर गुमराह होगा, गलत रास्ते के ऊपर जाएगा। ऐसा व्यक्ति चाहे 100 आपके सामने तर्क रखे कि नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल, पर ऐसा होता नहीं है। जो ग्रह वो अपना फल देकर जाते हैं और इंसान को अगर पाप प्रभाव होगा तो फिर गलत रास्ते के ऊपर इंसान जाता है। अब इसका जो राजयोग भंग होता है शुक्र का, तो ऐसे ही तो होता है राजयोग भंग। अब राजयोग भंग कैसे होता है कोई बताएगा नहीं आपको। कहते हैं राजयोग भंग होगा, शुक्र के ऊपर कहीं पर शनि की दृष्टि आ गई तो राजयोग भंग होगी। क्यों होगा राजयोग भंग? राजयोग भंग इस कारण होता है क्योंकि शुक्र जो है वो भौतिक सुखों का कारक है, भौतिकता की तरफ ले जाने वाला ग्रह है, कामुक प्रवृत्ति के तरफ ले जाने वाला ग्रह, कला कौशल का ग्रह। अगर यहाँ पर पाप प्रभाव हुआ तो व्यक्ति कामुक बनेगा, कामुक प्रवृत्ति की तरफ जाएगा। तो फिर यहाँ पे बैठे हुए शुक्र की अष्टम स्थान के ऊपर भी दृष्टि होगी तो फिर व्यक्ति कामुक हो जाए, गलत मार्ग के ऊपर चला जाए, तो इसमें कोई बहुत बड़ी असमंजस वाली बात नहीं है, बहुत बड़ी हैरानी वाली बात नहीं है। तो व्यक्ति चाहे अपने बारे में 100 तर्क आप लोगों के सामने रखे, पर ऐसा व्यक्ति जीवन में एक आध बार भटकाव हो सकता है ऐसे व्यक्ति के जीवन में। तो ये आपने ध्यान रखना कि शुक्र के फलों का विवेचन जब भी आपने करना है। रोहित शर्मा जी बहुत धन्यवाद आपका, वेरी नाइस आप लिख रही हैं। कोई नहीं, ये प्रोग्राम मैं आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ और मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि एक अब आप भी कहीं पर, चलो आप तो विद्वान भी हैं, पर कहीं पर इसमें विद्यार्थी की श्रेणी में भी आते हैं, तो कहीं पर आप इन चीज़ों को अपनाइए तो देखिए कि ग्रह क्या फलित करते हैं, कैसे फल करते हैं जीवन में। तो मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि मैं ग्रहों के जो फल हैं, जो इसका जो प्रभाव है मानव जीवन के ऊपर कैसे बढ़ता है, प्रोग्राम बनाने का मेरा उद्देश्य यही है कि एक आम व्यक्ति भी इन बातों को देखे और जीवन में कि क्या ये बातें हमारे जीवन में घटित हो रही हैं, परखे ये हो रही हैं, क्योंकि प्रैक्टिकली जो आपके सामने होगा उसे मानिए। मैं तो ये मानता हूँ, जो नहीं है उसको मत मानिए। तो अगर आपको लगता है कि ज्योतिष में कोई दम है, मैं आपके सामने और भी सूत्र रखूँगा, तो आप देखिए कि क्या ये जीवन अगर ऐसे ऐसे है तो क्या ऐसा हो रहा है। अब सेकंड हाउस में शुक्र को देख लीजिए, थर्ड हाउस में शुक्र को देख लीजिए, फोर्थ हाउस में शुक्र को देख लीजिए। अब शुक्र के ऊपर राहु केतु शनि के प्रभाव को देख लीजिए। आदमी के जीवन में भटकाव आएगा, 100% आएगा। व्यक्ति चाहे अपने बारे में 100 तर्क दे, व्यक्ति चाहे अपने बारे को दूध का धुला हुआ बता दे, वो अलग बात है, वो उसकी। अब आप ज्योतिष का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र भी है कि आप स्पष्ट व्यक्ति के मुंह के ऊपर ऐसा कुछ बोल नहीं सकते, पर उसको एक गाइडलाइन दे सकते हैं कि नहीं, आपको अध्यात्म की तरफ जाना चाहिए, पूजा पाठ की तरफ जाना चाहिए, कहीं पर बृहस्पति को स्ट्रोंग करना चाहिए। अगर कहीं पर कुंडली में बृहस्पति लगन लगने इसका स्वामी जो स्वामी है वो बृहस्पति का कहीं पर मित्र है, या जैसे सपोज करो मेष लगन है, सिंह लगन है, धनु लगन है या कर्क लगन है और बृहस्पति अच्छी पोजीशन में कहीं पर केंद्र में बैठे हुए हैं या भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं या कोई फिफ्थ हाउस में बैठे हुए हैं या एकादश स्थान में बैठे हुए हैं, तो बृहस्पति अगर स्ट्रोंग है कहीं पर, तो ऐसे व्यक्ति को पुखराज वगैरह धारण करवा देना चाहिए, ताकि ऐसा व्यक्ति
अपना मार्ग ना भटके। बृहस्पति काफ़ी हद तक हमारे भौतिक, जैसे शुक्र जो है भौतिक सुखों की तरफ ले जाते हैं, बृहस्पति जो है आध्यात्मिक सुखों की तरफ ले जाते हैं। व्यक्ति आध्यात्मिक सुखों में अगर वृद्धि करनी हो तो कहीं पर बृहस्पति को बलवान कर दीजिए, उसमें संस्कार डालिए, उसमें कहीं पर उसको धार्मिक पुस्तकों का पठन पाठन में लगाइए, उसको अपने संस्कारों के बारे में बताइए, उसको मूल्यों के बारे में बताइए, तो काफ़ी हद तक भटकाव तो फिर भी होगा, क्योंकि जो ग्रह है वो भटकाव देगा। पर अगर ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक फील्ड की तरफ चला जाए, मेडिटेशन, ध्यान, इन चीज़ों का अनुसरण करने लग पड़े, तो फिर काफ़ी हद तक इन चीज़ों को काबू किया जा सकता है, जो भटकाव वाली स्थिति होती है। तो संस्कारों का मूल्य मात्र ये है। अब जो मेडिटेशन, ध्यान, धारणा, इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि व्यक्ति कहीं पर गलत मार्ग के ऊपर ना जाए। अब जैसे जो गायत्री मंत्र किस लिए, ब्राह्मणों के लिए गायत्री मंत्र परम आवश्यक बताया गया, किस लिए आवश्यक बताया गया? क्योंकि जो सुबह का टाइम है, दोपहर का टाइम है, रात का यानी कि शाम काल का टाइम है, तो तीन उसमें गायत्री, जिसको हम संध्या कहते हैं, तो गायत्री का महत्व इसलिए ये है कि हमारे जीवन में जो पाप कर्म है, पाप कर्मों का समन हो, पाप कर्म दब जाए। पाप कर्म दबने का मतलब है कि पाप कर्म बिल्कुल हमारे जीवन से निकल जाए। ओम भर्गवा स्वाहा तस्मय भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् का मतलब भी यही है, ये भगवान हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए। तो मतलब ये है कि अगर आप कहीं पर गायत्री मंत्र का संध्या करते हैं आप, तो उसका मतलब यही है कि हमारे जीवन में पापों का समावेश जो है वो कम हो, पाप हमारे जीवन में कम है और हम धर्म की तरफ प्रवृत्ति हमारी बढ़े। गायत्री को आप अपने जीवन में बढ़ा देंगे तो धर्म की तरफ आपका और ये संसार आपको ज़्यादा ज़्यादा मात्रा में करेंगे। तो एक तो ये है कि एक आधी माला की आपने, एक माला सुबह कर ली, एक शाम को कर ली, तो उसका प्रभाव अगर आप इसको बढ़ा देंगे, कभी इन चीज़ों को अपनाओ आप, मंत्रों का क्या प्रभाव है आपके जीवन में, तो कभी अपनाइए आप। गायत्री को बढ़ा देंगे तो आपको ये संसार जो है आसार लगेगा, आपकी कर्म करने की तरफ प्रवृत्ति रहेगी, पर फलों की तरफ इतनी आपको प्रवृत्ति आपकी नहीं जागेगी। गायत्री मंत्र का ये प्रभाव है, ज़्यादा बढ़ाएंगे तो आप कर्म करेंगे पर बिल्कुल इच्छा मुक्त होके करेंगे, इच्छा नहीं रखेंगे। गायत्री का जीवन में ये प्रभाव है। मैंने कई बार, अब मैंने अपने भांजे को, एक भांजा मेरा दिल्ली में रहता है, रोणी में, तो मैंने उनको ये गायत्री मंत्र का मैंने उनको प्रयोग बताया कि आप गायत्री मंत्र, तो गायत्री मंत्र करते करते उसकी ऐसी आध्यात्मिक स्थिति बन गई थी कि उसको ऐसे लग रहा था कि अब ये संसार बिल्कुल, उसको ऐसे लग रहा था कि उसका अब तो खैर उसकी इस वक्त 2 लाख रुपए के आसपास उसकी इस वक्त मंथली उसकी पे है। काफ़ी सक्सेसफुल लड़का है मेरा भांजा। पर उस वक्त जब मैंने उसको गायत्री बताई, तो गायत्री से उसका जीवन ऐसे परिवर्तित हुआ कि उसको ये लगने लगा, मैं कहने लगा, मामा जी, कभी कभी फ़ोन आता कि मामा जी अब तो मेरा बिल्कुल मन जो है वो बदल गया है बिल्कुल, तो मेरा दिल नहीं करता किसी से लड़ाई झगड़ा करने का, किसी से कोई अगर कोई ऐसी मेरी बात को काटता भी है तो मेरा दिल नहीं करता कि उसको रिप्लाई भी करो। तो इतना तो मंत्रों का प्रभाव ये है कि हमारे जीवन को बदल देते हैं वो। मंत्रों का मतलब ये नहीं है कि आपको जीवन में आप कहीं पर प्रधानमंत्री की पोस्ट के ऊपर बैठ जाएंगे, पर कुल मिला के जो है आपके जीवन में इतना जरूर होगा कि आपका जीवन, आप अंदर से राजा बन जाएंगे, आप दास नहीं रहेंगी। मंत्रों का प्रभाव जीवन में इस तरीके से पड़ता है। तो अब ये आज मैं शुक्र की बात कर रहा था, शुक्र के बाद मैंने अब ये मंत्रों के ऊपर क्यों आ गया, क्योंकि शुक्र में अगर यहाँ पे कहीं पर शुक्र के ऊपर पाप प्रभाव हुआ तो आदमी गलत मार्ग के ऊपर जाने को प्रवृत्त होगा। तो उसके लिए क्या, उसके लिए हमारे पास गायत्री है, मेडिटेशन है, ध्यान है, ओम का लंबा उच्चारण है, प्राणायाम है, अलोम विलोम है। तो इस तरीके से बहुत सारी बातें जो हमारे जीवन को बदलती हैं, हमारे जीवन को एक अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाती हैं और कहीं पर हमारी बुद्धि को विकसित करती हैं। जितना आप एकांत प्रिय होंगे, जितना आप ध्यान मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपने एक पीले कपड़े धारण कर लिए और पीला चोला धारण कर लिया और आप कोई बाबा बन गए, ऐसा नहीं है। एक जो एक जो आईएएस ऑफिसर है उसको भी ये चीज़ें अपने जीवन में करनी चाहिए। तो उसका मतलब ये नहीं कि ये अनपढ़ों का कोई वो है, इसका मतलब ये है कि ये पढ़े लिखों की एक मतलब ये जीवन को दिशा देने वाली चीज़ें हैं और इसमें इंसान को काफ़ी हद तक अपने जीवन को बदलने में और सही निर्णय लेने में व्यक्ति को सहयोग देती हैं ये चीज़ें।
बुद्धि कहीं पर विकसित होती है। जहाँ तक इंसान ध्यान करने से क्या होगा, मेडिटेशन करने से क्या होगा, त्राटक करने से, मैं आपको त्राटक के बारे में भी आगे जाके त्राटक के बारे में भी जानकारी दूंगा। त्राटक करने से क्या होगा, ये चीज़ें हमारे जीवन को बदलती हैं, ये चीज़ें हमारे जीवन को कहीं पर परिष्कृत करती हैं, हमारे जीवन का निर्माण करती हैं, हमारी बुद्धि विकसित होती है। कई बार हम कई चीज़ों को हम भली भांति समझ नहीं पाते हैं। बहुत सारी जीवन में ऐसी घटनाएं आती हैं, ऐसा वक्त आता है कि हम सही निर्णय लेने में अक्षम होते हैं, सक्षम नहीं होते हैं, अक्षम होते हैं, असफल रहते हैं हम। तो उस वक्त क्या होता है कि अगर आपके पास गायत्री मंत्र या कोई ऐसा मंत्र या कोई मेडिटेशन आप करते हैं, ध्यान धारणा करते हैं, आपका एक दिनचर्या है कि आप इतने समय तक अपने ध्यान धारणा का आपने सहारा लिया हुआ है, तो काफ़ी हद तक आपको सफलता मिलेगी और आपकी बुद्धि तेज होगी, आप तथ्यों को समझने में सक्षम होंगे। और कहीं पर सपोज करो आपके जीवन में कोई ऐसी, जो कई बार ध्यान धारणा या जो जब तक भजन करने वाले व्यक्ति हैं, तो उनके जीवन में ऐसा भी होते देखा गया कि कोई ऐसी घटना उनके जीवन में होने वाली तो उनको आभास हो जाता है। सिक्स्थ सेंस सभी के अंदर है, उसको विकसित करने के लिए मात्र मेडिटेशन है, ध्यान है। अब जो वैज्ञानिक लोग जो रिसर्च करते रहते हैं वो भी तो ध्यान ही है, एक तरफ लेके रहेंगे तो उनकी बुद्धि विकसित हो जाती है। तो ध्यान का मतलब ही मात्र ये है कि अपने आप में केंद्रित हो जाना, अपनी शक्तियों को पहचानना। शक्तियाँ हमारी तभी जागृत होंगी अगर हम ध्यान के क्षेत्र में कहीं पर जाएंगे, तो हमारी बुद्धि भी विकसित होगी और हम तथ्यों को समझने में सक्षम भी होंगे। तो ज्योतिष और जो ये चीज़ें हमारे जीवन में साथ साथ चलती हैं, तो ये कोई अलग नहीं है, या कोई हमारे जीवन की जो दिनचर्या, पहले जीवन का जो हमारा जो गुरुकुल पद्धति होती थी हमारे जीवन में, तो उसका मतलब यही होता था कि वहाँ पे ध्यान धारणा समाधि गायत्री मंत्र इन चीज़ों को समझाया जाता था, और इससे उन जो बच्चे वो निकलते थे तो उनकी बुद्धि विकसित होती थी और काफ़ी वो सूरवीर भी होते थे, धर्मपरायण भी होते थे, धर्म को भी समझते थे। हर एक गुण उन बच्चों में पाया जाता था। आज हम क्या कर रहे हैं, मात्र हमारा शिक्षा का उद्देश्य ये रह गया है, हम शिक्षा तो ले रहे हैं पर संस्कार कहीं पर भूलते जा रहे हैं। हमारे अंदर वो चीज़ें नहीं हैं जो पहले होती थी। तो आज भी मैं कोशिश करूँगा, अब मैं तो छोटा सा व्यक्ति हूँ पर फिर भी मैं इतनी कोशिश करूँगा, कोई ऐसा प्रयास करूँगा, कोई ऐसा अगर मेरे को कोई मंच मिला तो मैं ज़रूर स्कूलों में महाविद्यालयों में इन चीज़ों को सम्मिलित करने की कोशिश करूँगा, जिसमें बच्चों को ध्यान मेडिटेशन वगैरह सिखाया जाए और उनको जीवन के मूल्यों का ज्ञान हो सके, पता चल सके कि जीवन हमारा कैसे इन चीज़ों से सार और असार बनता है। आज तो दौड़ लगी हुई है कि हाँ हमने सफलता अर्जित करनी है, बेटे को आईएएस ऑफिसर बनाना है, बेटे को डॉक्टर बनाना है, फिर डॉक्टर चाहे वो घूस खा के बेईमानी करके जो मर्जी करे या कोई, तो ये मतलब मैं एक किसी पैसे के ऊपर नहीं, मैं एक साधारण बात कर रहा हूँ, या ये पंडित ही है तो पंडित का मार्ग भी अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम गलत तरीके से धनार्जन करें या लोगों को गलत मार्ग के ऊपर गलत तरीके से उनको वहम में डालें। तो हमारा भी उद्देश्य ये नहीं, किसी भी पैसे की बात कर रहा हूँ, तो संस्कारों का, मंत्रों का, ध्यान का, मेडिटेशन का मात्र उद्देश्य यही है कि आदमी का विकास हो सके, आदमी की बुद्धि विकसित हो सके और वो किसी वो झंझावात में ना रहे। तो मंत्रों का बड़ा प्रभाव है, मेडिटेशन का बड़ा प्रभाव है, त्राटक का बड़ा प्रभाव है, बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में जो हमारे जीवन को बदलती हैं। और बाकी की जो चीज़ें हैं, जो एक पैसे कमाने के लिए तो इंसान आज मशीन बना हुआ है, वो तो अलग चीज़ है। फिर वो तो फिर पैसा कमाओ और फिर मृत्यु का क्या पता है कहाँ पे, पीजीआई हॉस्पिटल में एक टांग ऊपर लटका देंगे, वो दूसरी नीचे रखेंगे, कैसे मृत्यु होगी वो अलग बात है। फिर तो अगर शानदार मृत्यु प्राप्त करनी है तो ध्यान मेडिटेशन और जब तक का हमें सहारा लेना पड़ेगा, तब हमारा जीवन सार्थक हो पाएगा। धन्यवाद, प्रणाम। मात्र मेरा प्रयोजन आप लोगों के सामने विचारों को रखने का मात्र ये है, इसके पीछे कभी ये नहीं है कि आप कहीं पर मुझसे कम है और मैं आपसे ज़्यादा हूँ, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बहुत बड़े बड़े लोग भी मैं देखता हूँ इसमें प्रोग्राम में मेरे में सम्मिलित होते हैं, देखते हैं उसको,
मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करते हैं, मैसेंजर के ऊपर मैसेज करते हैं कि बीच में टीचिंग लाइन में कि ये आईएएस ऑफिसर वगैरह भी होते हैं। तो ऐसा नहीं है, मात्र ये है कि कहीं पर आपको वो चीज़ नज़र नहीं आ रही है जो मुझे नज़र आ रही है, तो आप उस वस्तु को, उस चीज़ को देख सकें। कि बार आपने 6 लिखा है ऐसे हाथ के ऊपर, तो दूसरे को वो 9 दिखता है उस तरफ से, आपको वो 6 दिख रहा है। ऐसे 6 लिखेंगे तो यहाँ से मेरे को 6 दिखेगा, आपको 9 दिखेगा। तो ये फ़र्क होता है केवल। तथ्य को हम अलग ढंग से देखते हैं, वस्तु एक ही होती है। तो उस वस्तु को समझने का प्रयास जो है वो ज्योतिष है, अध्यात्म है। अध्यात्म और ज्योतिष को जो समझ गया और अध्यात्म के साथ इसको जोड़ दिया, उसका जीवन धन्य हो जाता है, वो इंसान बदल जाता है। तो मेरा मात्र उद्देश्य आप लोगों से यही है कि आप अपने जीवन को, इन चीज़ों को अपनाकर देखिए जीवन में। गायत्री मंत्र को स्थान दीजिए जीवन में, थोड़ा आध्यात्मिक हो जाइए जीवन में, देखिए आपको क्या सुख मिलता है। क्या आपको सुख मिल रहा है? देखिए अपने जीवन को। क्या आपका जीवन पहले से बेहतर हुआ? क्या आप समस्याओं को सुलझाने में पहले से अधिक बेहतर हुए? ये चीज़ें आप देखिए जीवन में। मंत्रों का यही प्रभाव है। मैंने, आदमी अरबों खरबों रुपये कमा के भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। व्यक्ति के अंदर शांति नहीं आती है। मैं कई लोगों के घरों में, दिल्ली में मेरे जो के यजमान हैं वो अरबोंपति हैं, खरबोंपति, 100 करोड़ की असामी हैं। पर जब मैं उनके साथ बैठता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कितने अंदर से खोखले हैं ये लोग। तो क्या कमी क्या रह जाती है? धन की, धन से व्यक्ति बड़ा बनेगा? नहीं। कमी ये रह जाती है कि अध्यात्म का प्रवेश नहीं है उनके जीवन में। आध्यात्मिक होना परम आवश्यक है। धर्म का सहारा बनना परम आवश्यक है। सार्थक बातों को पकड़ना परम आवश्यक है। निरर्थक बातों को छोड़ना परम आवश्यक है। तब जाके व्यक्ति के अंदर वो चीज़ें आती हैं जो इंसान को इंसान बनाती हैं। हम तो पूरे इंसान भी नहीं हैं, बुरा मत मानना मेरी बात का। कहाँ पर हम इंसान हैं? इंसानियत भी बहुत बड़ी, देवत्व प्राप्त करना, देवता बनना तो बड़ी दूर की बात है। पहले हम इंसान ही बन जाए। इंसान के अंदर बहुत सारी बातें हैं। जो पहले गुरुकुल पद्धति होती थी उसमें इंसान बनाया जाता था, अब तो हम दौड़ लगा रहे हैं। मैंने भी अपने बच्चे सीबीएसई स्कूल में डाले हुए हैं, पर उसमें कहीं पर मेरी पत्नी का प्रेशर भी रहा। अब हो सकता है मैं तो कोशिश करता हूँ, अपने बेटे को बिठाता हूँ कि गायत्री मंत्र कर, वो कर। मैं बोलता हूँ देख परिवर्तन, देख अपने में क्या आता है परिवर्तन। तो इन चीज़ों का यही उद्देश्य है कि हमारा जीवन कहीं पर बदले। अब त्राटक है, त्राटक का भी यही है। त्राटक से भी आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। एकाग्रता से, जितना आप एकाग्र होंगे, जितना आप एकांत प्रिय रहेंगे, उतना ही आप अपने जीवन में शक्तियों का विकास करेंगे। कभी प्रयास कीजिए कि दिन भर चुप रहना है, कोशिश कीजिए कभी। एक टक आप कभी चंद्रमा, जैसे एक इंक्रीजिंग पीरियड में जब चंद्रमा होता है, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर पूर्णमासी तक चंद्रमा जो है इंक्रीजिंग पीरियड में होता है। तो उस पीरियड में आप बढ़ते हुए चंद्रमा को प्रतिदिन 10 से 15 मिनट देखिए। 10 से 15 मिनट नहीं, 5 मिनट देखिए। फिर आप अपने हृदय की स्थिति देखिए। जब तक पूर्णमासी आएगी आप बिल्कुल शांत हो चुके होंगे, शांति आ गई होगी। बाकी आप करोड़ों रुपए रख लो एक साइड कमा के, भूमि भवन मकान आप 10 जगह बना लो अपनी, फिर आप अपने हृदय को देखो कि शांति आई? नहीं आएगी भैया, नहीं आएगी। आप खरबों अरबों खरबों में पहुंच जाएंगे तो भी आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा कि ये व्यक्ति हमारे स्टेटस का नहीं है। आप दूसरे स्टेटस के व्यक्ति को पकड़ते हैं, इनको अपने स्टैंडर्ड से दूर करते हैं। ये चीज़ें आप लोगों के अंदर आएंगी। और जब आप आध्यात्मिक हो जाएंगे, आप ध्यान धारणा की तरफ जाएंगे, तो फिर आपको सभी इक्वल नज़र आएंगे। फिर आप भेद नहीं कर पाएंगे अपने जीवन में। तो ये बहुत सारी बातें हैं जो ज्योतिष और अध्यात्म को व्यक्ति अगर साथ लेके चले तो उसके जीवन में काफ़ी परिवर्तन आ जाता है, व्यक्ति बदल जाता है। आध्यात्मिक व्यक्ति होगा, बुखलाएगा नहीं, परिस्थितियों के आगे बुखलाएगा नहीं, पागल नहीं होगा कि मेरे साथ ऐसे हो गया तो अब मैं क्या करूं।
उसके अंदर दम होगा परिस्थितियों को सहन करने का। और जो खोखला व्यक्ति होगा परिस्थितियों को सहन नहीं कर पाएगा, वो बहुत जल्दी विचलित हो जाएगा। अब मैं क्या करूं? आध्यात्मिक होगा, उसके पास कुछ नहीं होगा, उसके अंदर शक्ति होगी कि भगवान तेरी कृपा मेरे ऊपर है, मैं धर्म के मार्ग के ऊपर हूँ, तू मेरा साथ क्यों नहीं देगा? देना पड़ेगा। तो ये बातें होती हैं। बाकी खोखला जीवन होगा तो तब तो जो मर्जी कर लीजिए, पैसे का ढेर लग जाते हैं। वो तो आपकी कुंडली में ग्रह योग ऐसे बैठे हुए हैं, पैसा आना तो वो तो आएगा भैया, वो अलग बात है। तो मैं बस अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर मैं बोलने लग पड़ूँ तो फिर इसके ऊपर तो फिर मैं पूरी रात लगा दूँ तो फिर मैं वो ये चीज़ है कि मैं इस विषय के ऊपर बोलता रहूँगा। तो आप लोगों के पास इतना समय भी चाहिए कि आप मेरे को सुन सकें। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मैं आप लोगों से चाहता हूँ कि आप अध्यात्म और ज्योतिष को साथ में लेके चलें और अपने जीवन को बदलें। जय माता।